नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान में। हम अगले चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जो आज हमने नया स्टार्ट कर रहे हैं, वो है तरंग, वेव्स। तो इसके अंतर्गत हम बहुत सारे आज बहुत ही बेसिक क्लास रहेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू हम इसी में प्रकाश, इसी में ध्वनि, इसी में विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ आवश्यक रूप से इसको राइट डाउन करें। जो भी छोटी छोटी बातें आपको समझ में नहीं आती, आज फर्स्ट क्लास है, बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो चलिए आइए आज हम शुरुआत करते हैं तरंग। क्या फिर तरंग होता क्या है? तरंग या वेव किसी माध्यम में उत्पन्न ऐसा विक्षोभ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जस्ट डिस्टर्बेंस, ठीक है, किसी माध्यम में उत्पन्न ऐसा विक्षोभ जिससे माध्यम के कणों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग कुछ भी नहीं है, माध्यम की आकार रूप को बिना प्रभावित किए हुए उसके सिर्फ दो कणों के बीच में आपस में सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है, उसे ही तरंग कहते हैं। ठीक, तरंग के प्रकारों की अगर हम बात करें तो तरंग के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है कि यांत्रिक तरंग, दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में हमने देखा उसे मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, या इसका एक और नाम प्रत्यास्थ तरंग है। अयांत्रिक तरंगों को नॉन मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके संचरण के लिए किसी भी प्रकार के भौतिक माध्यम, जो कि हम सभी जानते हैं तीन है, ठोस, द्रव या गैस। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये किसी भी प्रकार के माध्यम की इसमें आवश्यकता होती है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। क्योंकि ये क्या हमने बोला ना कि यांत्रिक है, एक कण से दूसरे कणों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए तीनों में ही, ठोस, द्रव, गैस में आपस में कणों के माध्यम से क्या करता है, स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के विपरीत अयांत्रिक तरंगों की हम बात करें तो अयांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यह निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। तो सभी के मन में फिर प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे फिर ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो अयांत्रिक तरंगों में ऊर्जा स्थानांतरण की उत्तरदायी चीज है वो है विकिरण। ठीक है, तो विकिरण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण अयांत्रिक तरंगों में होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण अगर हम देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, अब हम देखते हैं कि आखिर यांत्रिक तरंगों के भी तो प्रकार हैं। तो यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि माध्यम के कण, ये हमने एक तरंग का एक इमेजिनेशन किया, ये तरंग की दिशा है और ये माध्यम के कण है। तो इसमें हम देखिए माध्यम के कण और तरंग दोनों एक ही दिशा में गमन करते हैं। माध्यम के कणों के कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा दोनों समान होने पर ऐसी तरंग क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती है। उदाहरण के तौर पे हमने ध्वनि तरंग को देखा, जब वायु में ध्वनि तरंग गति करती है तो वायु के कणों की दिशा और ध्वनि के तरंग की दिशा एक समान होती है, इसी वजह से हमने उसको वहां पर रखा। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों की या ट्रांसवर्स वेव्स की। तो इसमें आप देखते हैं कि माध्यम के कणों की दिशा, जो यहाँ पे अपन ने देखा था कि इसमें ये है तरंग की दिशा, और माध्यम के कणों की दिशा कैसी है, लंबवत। प्रत्येक बिंदु पर आप किसी भी बिंदु पर देखिए कैसी है, लंबवत। तो ये यहाँ ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरत है। लंबवत होने के कारण ही उन्हें क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं सबसे पहले प्रकाश को बताना चाहूंगा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग तो है किंतु यांत्रिक नहीं है, इसलिए हमने उसको सबसे नीचे रखा। तो फिर कैसे? तो दो उदाहरण एसएससी ने बहुत पूछे हैं। सबसे पहला, जैसे ही हम तालाब का रुके हुए पानी में एक पत्थर मारते हैं तो चारों तरफ आपने देखा होगा ऐसे लहर तरंगें उठती हैं, और वही क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण। इसी प्रकार जिम में आपने देखा होगा कि एक रस्सी एक छोर में बंधी होती है और एक बॉडी बिल्डर ऐसे ऐसे उसको लहराता है, तो वो जो लहर उठती है रस्सी का गति, तो रस्सी का एक सिरा बंधे होने पर जो रस्सी को लहराते हैं वो गति क्या कहलाती है, आपकी अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तरंग की परिभाषा और तरंग के प्रकारों को देखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है तरंग की विशेषताएं। कुछ ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं जो आपको कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट आएंगी,
या आगे भी जब हम कल ध्वनि, प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ेंगे तो आगे आपको समझ में आएगा कि इन परिभाषाओं का महत्व क्या है, या उनमें विभेद करने के लिए हमें इन परिभाषाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तरंग में इतनी चीज़ें आपकी विशेषता के तौर पर पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ। सबसे लेंथ से आप समझ रहे होंगे, दूरी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसे कहा जाता है लैम्डा, ये ग्रीक शब्द है। इसका मात्रक होता है तरंग दैर्घ्य को मापने की जो इकाई है वो उसने मीटर रखी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें तो दो निकटवर्ती श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? आप देखिए, कुछ भी आप एक छोटा सा ये ले लें, यहाँ पर आप वेव बनाए, एक हमने ये बनाई और ये, तो ये जो दो निकटवर्ती श्रृंग, ऊंचाइयों को श्रृंग कहते हैं, गहराइयों को गर्त कहते हैं, या दो निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी, या यूं मैं कहना चाहूंगा कि एक तरंग क्या कहलाती है? आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इसी को अगर आप दूसरे तरीके से सुनना चाहते हैं थोड़े आसान शब्दों में, तो आप पाएंगे कि तरंग द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? आखिरकार तरंग द्वारा तय की गई न्यूनतम, डायरेक्ट परीक्षाओं कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, तो तरंग द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी आपकी कहलाती है तरंग दैर्घ्य, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरी विशेषता की। तरंग को विशेषता प्रदान करने के लिए हमारे दूसरे टॉपिक है हमारा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसे न्यू से दर्शाते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आखिर हर्ट्ज या आवृत्ति होती क्या है। सामान्य शब्दों में आवृत्ति हुई अपनी, तो आपने देखा कि 1 सेकेंड में कणों द्वारा किए गए कंपनों की संख्या। माध्यम में जितने कण हैं वो 1 सेकेंड में जितने आप चाहे आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, आपने थप्पड़ मारा, आप 1 सेकेंड में 10 थप्पड़ मार रहे हैं, तो आपकी आवृत्ति कितनी हुई? 10। कुछ भी खाने की आवृत्ति, किसी भी चीज की आवृत्ति, पेंडुलम की आवृत्ति आप पूछेंगे, तो हर एक चीज में 1 सेकेंड में कणों द्वारा किए गए कंपन की संख्या क्या कहलाती है? आपकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को मैं थोड़ा ऊर्जा से रिलेट करके आपको बताना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी तरंग में ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आवर्तकाल की। हम बात करते हैं किसकी? आवर्तकाल, ये टाइम है, आवृत्ति से ही रिलेटेड है आवर्तकाल। जहां हम देख रहे थे कि 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, उसका क्या था? आवृत्ति। अब हमने देखा कि एक कंपन में कितना समय लगा, तो एक कंपन पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। यहाँ पे रिलेशन, दोनों के बीच का संबंध बहुत मायने रखता है कि आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये भी बहुत काम आएगा। फिर हम बात करते हैं आयाम की, एम्पलीट्यूड। किसी भी तरंग का आयाम, माध्यम में किसी भी तरंग का आयाम बहुत मायने रखता है। इसे शॉर्ट में अगर आप कहना चाहें तो कंपन करते हुए कण की अधिकतम ऊंचाई या मध्यमान स्थिति से वह अधिकतम बिंदु जहां तक तरंग में गति की करती है वो क्या कहलाती है? उसका आयाम। इसे बहुत आसानी से, ये हाइट, मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट जो तरंग टच करती है वो क्या कहलाता है? आपका आयाम कहलाता है, एकदम बहुत आसान शब्दों में। तो ये जो आप हाइट देख रहे हैं, हाइट ऑफ वेव, वो क्या कहलाएगी? आपकी एम्पलीट्यूड कहलाएगी। लास्ट, किसी भी तरंग की चाल क्या कहलाती है? तो तरंग की चाल बहुत ही आसान है। तरंग द्वारा, हमने एक समय लेके चल रहे हैं 1 सेकेंड में, तरंग द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या कहलाता है? यहाँ चाल कहलाती है। लेकिन चाल का बहुत कॉमन सूत्र आपको पता है कि दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पर जब आप परिपेक्ष बात कर रहे हैं तरंग की, तो हमें शब्दावली भी कैसी चाहिए? उसी। तो बहुत ही आसान है। दूरी आप देख रहे हैं, दूरी मतलब तरंग दैर्घ्य। और आवृत्ति, समय की अगर बात करें तो समय होता है 1 बटे आवृत्ति। यहाँ बटे में है समय, तो हम आप इसको क्या कर सकते हैं? आवृत्ति लिख सकते हैं। इसीलिए अगर आप तरंग के सिद्धांत की चाल की बात करें तो चाल बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुणित आवृत्ति। ये सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज ये तरंग का बेसिक हुआ जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऑल द बेस्ट।